मैं सोचती थी कि मेरे पापा दुनिया के सबसे बुरे पापा हैं और मैं दुनिया का सबसे बदनसीब बच्चा। मुझे ना घूमना फिरना अलाउड था, मुझे ना पार्टीज़ करना अलाउड था, ना मुझे टीवी देखना अलाउड था। मैं अपना जीवन जीना चाहती थी, मैं अपनी कहानी अपने हाथों से लिखना चाहती थी। वो 50 मीटर से ज़्यादा का फॉल था और मैं रोप पर लटकी हुई थी। मेरा पूरा हार्नेस ऊपर तक खींचकर चेस्ट तक आ गया था, मेरे पूरे कपड़े फट गए थे। मुझे लगा कि आज शायद मेरा आखिरी दिन है एंड आई स्टार्टेड क्राइंग। अक्सर माँ बाप अपने बच्चों को कई तरह की बातें बताते हैं, कई तरह की सीख देते हैं। जब मैं छोटी थी अक्सर अपने माता पिता को काम के लिए हम बच्चों को ये कहते सुनती कि इतना सा तो काम है, कौन सा माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना है, बाजार तक ही तो जाना है, कोई पहाड़ की चोटी थोड़ी ही चढ़नी है। तब मैं सोचती कि पहाड़ चढ़ना कितना मुश्किल काम होता होगा, कि बाकी सारे काम उससे आसान मालूम पड़ते हैं। तब मैं कहाँ जानती थी कि एक दिन मैं खुद को दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ की चोटी पर खड़ा पाऊंगी। मैं भारतीय वायुसेना की माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली महिला अधिकारी हूँ। साथ ही साथ मैं माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करने वाली राजस्थान की पहली महिला भी हूँ। मैं स्क्वाड्रन लीडर निवेदिता चौधरी, एक सेवानिवृत्त एयरफोर्स अधिकारी, माउंट एवरेस्ट समिटियर और एक नेविगेटर, आज आप सबको अपनी कहानी सुनाने जाऊंगी कि किस तरह से मैं ये इतना मुश्किल लक्ष्य हासिल कर पाई और कितना आसान या मुश्किल था मेरा यहाँ तक का सफ़र। जीवन अक्सर हमें कई मुश्किल दौर के लिए तैयार करता है। तब हम ये नहीं समझ पाते, व्हेन वी आर गोइंग थ्रू द प्रोसेस, तब हम ये नहीं समझ पाते कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जनरली हम सिचुएशंस को कर्स करते हैं, भला बुरा कहते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते होते कि हमें किस लड़ाई के लिए, किस लक्ष्य के लिए तैयार किया जा रहा है। मेरा जन्म राजस्थान के एक छोटे से गांव में हुआ। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही एक स्कूल से पूरी की। मेरे पिताजी किसान थे। ये वो दौर था जब लड़कियों को स्कूल भेजना भी एक बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। मेरे गांव में सभी औरतें लंबा घूंघट निकाला करती थी और लड़कियों और औरतों पे हर तरह की रोक होती थी। यहाँ नहीं जा सकते, वहाँ नहीं जा सकते, ऐसे नहीं कर सकते, यहाँ नहीं उठ सकते, वहाँ नहीं बैठ सकते, ऐसे बोल नहीं सकते, चुप रहना सीखो, वगैरह वगैरह। जब मैं छोटी थी अपने आसपास की लड़कियों की जीवन दशा पे गौर किया करती और देखती कि या तो लड़कियों की पैदा होते ही शादी हो जाया करती है या फिर कुछ समय बाद शादी हो जाती है और बस उनका बचा हुआ जीवन उस घूंघट के पीछे ख़त्म हो जाता है। ये किसी शुरू होते ही ख़त्म हो जाने वाली कहानी जैसा लगता था। मैं उस वक्त ये नहीं जानती थी कि मुझे क्या बनना है और क्या करना है, लेकिन मैं ये जानती थी कि मुझे क्या नहीं बनना है और क्या नहीं करना है। मैं अपना जीवन जीना चाहती थी, मैं अपनी कहानी अपने हाथों से लिखना चाहती थी और शायद यही वो वजह थी जिसने मुझे जीवन में उन तमाम उपलब्धियों को हासिल करने का साहस और शक्ति दी जिसकी मैं आज हकदार हूँ। मेरे पिताजी बहुत अमीर व्यक्ति नहीं थे, हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज नहीं थे। मैंने अपनी स्कूलिंग सरकारी स्कूल से की है, ये एक गर्ल्स स्कूल था। मुझे याद है जब स्कूल में किसी बच्चे का जन्मदिन होता था तब उस दिन उसे सिविल ड्रेस पहन के आने की अनुमति होती थी और वो अपने साथ एक टॉफ़ीज़ का पैकेट लेकर आता था। सब बच्चे खड़े होते थे, तालियां बजाते थे, हैप्पी बर्थडे बोला जाता था और क्लास में टॉफ़ी डिस्ट्रीब्यूशन होता था। ये दिन उस बच्चे का दिन होता था, वो बहुत ही स्पेशल फील किया करता था। लेकिन मैं कभी भी किसी को अपना बर्थडे नहीं बताती थी क्योंकि मेरे पास कभी पहनने के लिए नए कपड़े नहीं होते थे और ना ही टॉफ़ीज़ का पैकेट होता था। मुझे याद है एक बार मेरी एक फ्रेंड एक नया पेंसिल बॉक्स लेकर आई। वो लाल रंग का बेहद खूबसूरत पेंसिल बॉक्स था जिसमें चुंबक लगी हुई थी और दोनों साइड से खुलता था। मुझे बिल्कुल वैसा ही पेंसिल बॉक्स अपने लिए चाहिए था, लेकिन मेरे अंदर इतना साहस नहीं था कि मैं अपने पापा से जाकर बोलूं कि मुझे वैसा पेंसिल बॉक्स दिला दीजिए, क्योंकि मुझे पता था वो नहीं दिला सकते। मैंने अपने बचपन के बहुत से साल उस पेंसिल बॉक्स के सपने देखते हुए निकाले हैं, टू दैट एक्सटेंट कि मुझे आज भी हूबहू उसकी तस्वीर अपने दिमाग में याद है। एग्जैक्टली वो पेंसिल बॉक्स कैसा दिखता था। दो आई कैन बाय 100 पेंसिल बॉक्सेस टुडे, बट दैट वाज समथिंग विच आई केप्ट ड्रीमिंग फॉर ईयर्स टुगेदर। मैं स्पोर्ट्स में अच्छी थी, पिताजी के साथ दौड़ लगाने जाया करती थी। पापा को लगा कि मैं स्पोर्ट्स में अच्छा कर सकती हूँ तो उन्होंने मुझे फॉर्मल ट्रेनिंग दिलाना शुरू किया। मैं सुबह 4 बजे उठती, प्रैक्टिस के लिए जाती, वापस आती,
तैयार होकर स्कूल जाती, फिर स्कूल से वापस आती, शाम को फिर से स्टेडियम जाती पापा के साथ दौड़ की प्रैक्टिस के लिए। और ये सिलसिला बड़े सालों तक लगातार बिना रुके चलता रहा। इसी दौरान मैं राजस्थान की बेस्ट एथलीट भी चुनी गई और नेशनल एथलेटिक चैम्पियनशिप में मैंने मेडल भी जीते। मेरा बचपन कोई आसान बचपन नहीं था। मैं अपने आप को बहुत ही सफोकेटेड और एक बंद कमरे में डरे हुए बच्चे जैसा फील करती थी कई बार। मुझे ना घूमना फिरना अलाउड था, मुझे ना पार्टीज़ करना अलाउड था, ना मुझे टीवी देखना अलाउड था, ना मैं अपने दोस्तों के साथ घूम फिर सकती थी, ना रिलेटिव्स के फंक्शन में जा सकती थी, ना मैं एंजॉय नहीं कर सकती थी। मेरा एक स्ट्रिक्ट रूटीन था। मेरे फादर बहुत ही डिसिप्लिन्ड वे में मेरी लाइफ को उन्होंने बांध रखा था। तब मैं सोचती थी कि मेरे पापा दुनिया के सबसे बुरे पापा हैं और मैं दुनिया का सबसे बदनसीब बच्चा। लेकिन तब मैं ये भूल गई थी कि जब मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ प्रैक्टिस पर जाने के लिए, तो मेरे पापा भी 3:30 बजे उठते हैं। और चाहे वो कोई भी दौड़ की प्रैक्टिस हो, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी इवेंट हो, कोई कंपटीशन हो, मैंने अपने फादर को हमेशा साये की तरह अपने पीछे खड़ा देखा है। इस दौरान उन्होंने भी कभी अपने दोस्तों के साथ पार्टी नहीं की, वो भी कभी सिनेमा देखने नहीं गए। तो उनका ये जो सेक्रीफाइस, आज जब वो मेरे साथ नहीं हैं, तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ उनकी कि उन्होंने इस तरह का जीवन हमें दिया, उन्होंने इस तरह की ट्रेनिंग हमें दी, जिससे कि मैं अपने जीवन में उन सभी उपलब्धियों को हासिल कर पाई जो अदरवाइज़ मैं शायद नहीं कर पाती। सो आई वॉज इन स्पोर्ट्स थ्रू आउट माई चाइल्डहुड एंड स्कूल एंड कॉलेज डेज, एंड आई वॉज गुड इन रनिंग एंड फिजिकल एक्टिविटीज़ एंड स्टफ। तो उसी लिए मैंने फिर एनसीसी भी ज्वाइन की। स्कूल और कॉलेज में मैं एनसीसी कैडेट हुआ करती थी। एक बार कॉलेज एनसीसी के दौरान मुझे माइक्रोलाइट में जॉय राइड का मौका मिला। तो ये वो दिन था जब मैं माइक्रोलाइट के कॉकपिट में बैठ के जब मैंने ऊपर से दुनिया देखी, उसी वक्त मेरे अंदर से आवाज़ आई कि बस यही है जो मुझे करना है। और उसी दिन मैंने डिसाइड किया कि मुझे एयरफोर्स ज्वाइन करनी है और फ्लाइंग ही करनी है। दैट्स व्हाट आई वांट टू डू। तो उसके बाद मैंने कॉलेज के फाइनल सेमेस्टर में एसएसबी एग्ज़ाम दिया और वो मेरा पहला अटेम्प्ट था। और मुझे अभी भी याद है जब मैं देहरादून एसएसबी में गई थी और वहाँ कुछ 150 लड़कियाँ थी जो एसएसबी देने के लिए आई थी और मेरा चेस्ट नंबर था 7। एंड जब फाइनल अनाउंसमेंट होने वाला था रिज़ल्ट्स का, तो मैं खड़ी थी सबसे पीछे लाइन में ऐसे फिंगर क्रॉस करके, एंड माई आईज़ वर क्लोज्ड एंड मुझे पता था कि इन 150 लड़कियों में से 4 या 5 लड़कियां ही सेलेक्ट होने वाली हैं। एंड आई वॉज अ लिटिल अंडर कॉन्फिडेंट कि मुझे नहीं लग रहा था कि मेरा सिलेक्शन होगा इसमें। बट देन सिर्फ 2 लड़कियां उसमें चुनी गई और पहला चेस्ट नंबर जो एक लड़की थी उसका बोला गया और दूसरा नंबर उन्होंने बोला चेस्ट नंबर 7। मेरा एक बहुत बड़ा सपना था जो सच हो गया। और 2008 में भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर कमीशन हुई और उसके बाद मैं अपनी पहली पोस्टिंग एयरफोर्स स्टेशन आगरा एज अ फ्लाइंग ऑफिसर मैंने ज्वाइन किया। ये वो समय था जब भारतीय वायुसेना माउंट एवरेस्ट एक्सपीडिशन के लिए वॉलंटियर्स तलाश कर रही थी। और क्योंकि मैं फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में हमेशा से अच्छी रही थी और मेरा इंटरेस्ट भी था, तो देन आई थॉट कि चलो इसमें वॉलंटियर करते हैं और कैसे अच्छा रहेगा, दिस शुड बी फन टू डू। तो मैंने जस्ट ऐसे ही वॉलंटियर कर दिया माउंट एवरेस्ट टीम के लिए। एंड बाय द वर्च्यू ऑफ माई फिज़िकल फिटनेस एंड द बैकग्राउंड दैट आई हैड, आई केप्ट क्लियरिंग स्टेज बाय स्टेज और मैंने अपने आप को फाइनल टीम में आई लैंडेड अप इन द फाइनल टीम। जब मैं दौड़ की प्रैक्टिस किया करती थी तो मेरा शेड्यूल फिक्स रहता था पूरे महीने का, और उसमें महीने में 2 दिन मुझे सैंड रनिंग करनी होती थी। 40 मिनट के लिए मुझे रेत पर दौड़ना होता था और एज़ यूजुअल हमेशा की तरह वो मेरा सैंड रनिंग का दिन था और मेरे पिताजी मेरे साथ थे दौड़ने के लिए। एंड दैट डे आई वॉज नॉट इन अ मूड टू रन। मेरा बिल्कुल प्रैक्टिस का मन नहीं था, बट कोई चॉइस नहीं थी, दौड़ना तो था। आई स्टार्टेड रनिंग। फिर 20 मिनट हो गए दौड़ते दौड़ते एंड उसके बाद में मैंने कुछ सोचा और पिताजी से 2 कदम पीछे हो गई और घड़ी को 5 मिनट आगे कर दिया। एज द लक वुड हैव इट, जैसे ही मैंने घड़ी पर हाथ लगाया मेरे पिताजी ने पीछे मुड़ के देख लिया एंड आई वॉज लाइक गॉन। कि अब बस अब गए काम से। उसी वक्त
प्रैक्टिस वहीं बंद और हम स्कूटर पे बैठकर घर वापस जाने लगे और डर के मारे मेरा कलेजा मुंह में आ रहा है और मुझे लग रहा कि आज तो बहुत ज़्यादा डांट पड़ने वाली है और बहुत बुरा होने वाला है। घर पहुंचते ही मैं चुपचाप भागकर अपने कमरे में जाकर बैठ गई और उसके बाद कोई आवाज़ नहीं, सन्नाटा। कुछ देर बाद पिताजी ने नीचे बुलाया। मेरे पैर कांप रहे थे और मैं डरते डरते नीचे जाकर खड़ी हुई पिताजी के सामने, गर्दन नीचे, एंड वाज लिटरली शिवरिंग। तब मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, उन्होंने मुझे डांटा नहीं, उन्होंने मुझसे कहा, बेटा इट इज़ नॉट अबाउट स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग, इट इज़ अबाउट हाउ यू रन द रेस एंड देर आर नो शॉर्टकट्स टू द समिट ऑफ एवरेस्ट। एक और बात उन्होंने उस दिन मुझसे कही, वो ये थी कि तुम्हें मुझे ये नहीं दिखाना है कि तुम 40 मिनट दौड़ सकती हो, तुम्हें खुद को ये बताना है कि तुम 40 मिनट दौड़ सकती हो और उसके लिए तुम घड़ी आगे नहीं कर सकती। तो खुद से ही जो हार है तो भी खुद से ही है और जीत है तो भी खुद से ही है। मुझे एक इंसिडेंट याद आता है माउंटेनियरिंग में। वंस आई हैड अ फॉल व्हेन आई वाज क्लाइंबिंग। मेरा क्लाइंबिंग पार्टनर मेरे साथ नहीं था, वो आगे चला गया था, and I was climbing alone and I was tired and I was wearing crampons and that was a rocky face and I slipped and I had a fall. वो 50 मीटर से ज़्यादा का फॉल था और मैं रोप पर लटकी हुई थी, सिर्फ एक सेफ्टी एंकर के साथ। मेरा पूरा हार्नेस ऊपर तक खींचकर चेस्ट तक आ गया था, मेरे पूरे कपड़े फट गए थे एंड आई वॉज स्टक, आई वॉज बैडली स्टक। मेरे पैरों के नीचे ज़मीन नहीं थी, मेरे पैर हवा में थे। आई वॉज वेरी स्केयर्ड टू बी ऑनेस्ट। मुझे लगा कि आज शायद मेरा आखिरी दिन है एंड आई स्टार्टेड क्राइंग देयर। जब मैंने जी भर के रो लिया, उसके बाद जब मैं चुप हुई और मैंने अपने आप को बोला कि तुम्हें यहाँ से निकालने के लिए कोई नहीं आने वाला है, इट्स जस्ट यू अगेंस्ट यू। तो अगर तुम्हें ज़िंदा रहना है तो तुम्हें खुद को इस स्थिति से निकालना ही होगा, otherwise you will die here hanging. So I gathered all the strength that I had and after the struggle of say 45 minutes के लंबे स्ट्रगल के बाद में मैं अपने आप को रोप से इस स्थिति में लेकर आ पाई, उस हैंगिंग सिचुएशन से, कि मैं अपने आप को बाहर उस स्थिति से निकाल कर लेकर आ पाई। माउंट एवरेस्ट एक ऐसी जगह है जहाँ मैंने मौत को बहुत करीब से देखा है। एक मेरा दोस्त हुआ करता था, मेरा फेलो क्लाइंबर था, जापानीज़, एंड एक दिन पहले मुझे याद है हम साथ में चल रहे थे कैंप 1 से कैंप 2 तक और वी वर शेयरिंग आवर वाटर बॉटल्स एंड वी वर शेयरिंग चॉकलेट्स एंड टॉकिंग। 2 दिन बाद जब मैं कैंप 2 से ऊपर जा रही थी तो मैंने उसकी डेड बॉडी उसी रोप पर नीचे आती देखी। तो मन में एकदम से डर लगा जब वो उसकी डेड बॉडी मेरे पैरों में से नीचे जा रही थी। तो आई कुडंट इट टुक मी सम टाइम टू रियलाइज कि ही इज़ माई फ्रेंड एंड वी वर टॉकिंग येस्टरडे एंड ही इज़ डेड टुडे। सो दैट्स हाउ इट इज़। जब माउंट एवरेस्ट के समिट कैंप पर आप पहुंचते हैं 26,000 फीट की हाइट पर, दैट प्लेस इज़ कॉल्ड डेथ जोन। वहाँ कोई ऑक्सीजन नहीं होती। एंड वाई दैट प्लेस इज़ कॉल्ड डेथ जोन? बिकॉज you see death there, you literally see death all around because there are dead bodies, लोगों के मरे हुए शरीर हैं जिन्हें आप रेस्क्यू नहीं कर सकते। उस हाइट पर जो मरता है वो वहीं रह जाता है। फटे हुए टेंट हैं, खाली ऑक्सीजन बॉटल्स हैं और पूरा मौत का मंजर है। उसे देखकर मन में डर आता है। जब हम कैंप 2 ऑक्यूपाई किया था हमने एक्लिमेटाइजेशन फेज़ के दौरान, तब कैंप 2 में एक भयानक तूफ़ान, बर्फ़ का तूफ़ान आया और हमारे टेंट फट गए और हम खुले आसमान के नीचे 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली बर्फीली हवाओं के बीच जीवन और मौत के बीच जूझ रहे थे। पूरी रात हमने उस तरह से स्ट्रगल करते हुए निकाली है और अर्ली मॉर्निंग हमारा रेस्क्यू हुआ। हमने कैंप 2 अबेंडन किया और हम बेस कैंप पर आ गए।
और कोई टीम होती तो इतने बड़े लॉस के बाद, इतने बड़े डिज़ास्टर के बाद में वो एक्सपीडिशन कॉल ऑफ कर देते। लेकिन यही मिलिट्री ट्रेनिंग हमें काम आती है। हमने फिर से अपना साहस जुटाया, अपनी टीम को साथ में लिया और 2 दिन के बाद एक फ्रेश लॉन्च हमने समिट के लिए स्टार्ट किया। 21 मई 2011 को सुबह 8:15 पर मैं दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत के शिखर पर थी। जो रोमांच का अनुभव मुझे उस पल हुआ, मैं उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकती। मैंने अपने टीम लीडर ग्रुप कैप्टन धैया को मोटरोला से फ़ोन किया। मैंने बोला, सर आई एम ऑन द समिट। ग्रुप कैप्टन धैया ने मुझसे पूछा, कैसा दिखता है समिट? मैंने कहा, सर आई एम लिटरली ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ सब कुछ मुझसे नीचे है। एंड वहाँ से शुरू हुआ जश्न का न रुकने वाला सिलसिला, समिट से लेकर बेस कैंप से लेकर एयर हेडक्वार्टर्स तक। माउंटेनियरिंग ने मुझे एक अहम चीज़ सिखाई है और वो है शुक्रगुजार होना, थैंकफुल होना। जब मैं बर्फ़ को पिघलाकर पानी पीती थी तब मुझे ये एहसास होता था कि घर पर मेरे पास रनिंग वाटर है पीने के लिए, रेडिली अवेलेबल। जब मैं वहाँ कुछ भी खाना बनाकर खाने की कोशिश करती थी, मोस्टली नूडल्स, तो वो बनते ही जम जाते थे एंड वी कुडंट ईट एनीथिंग। जो भी हम खाते थे उसकी उल्टी हो जाती थी, बॉडी वाज नॉट एबल टू टेक इट एनीथिंग, कुछ भी डाइजेस्ट नहीं होता था। तब मुझे लगता था कि घर पर मैं कितना लैविश खाना खाती हूँ, कितना स्वादिष्ट खाना खाती हूँ और माय बॉडी टेक्स इट ऑल्सो। जब मैं बर्फ़ पर सोती थी, लिटरली बर्फ़ और मेरे बीच में सिर्फ एक 2-3 सेंटीमीटर का जो लेयर है मैट वो होती थी, और सुबह जब उठते थे पूरा जो स्लीपिंग बैग है वो गीला होता था, मुंह पर बर्फ़ जमी होती थी। तब मुझे लगता था कि घर पे मेरे पास एक कोज़ी रूम है, उसमें एक कोज़ी बेड है और रज़ाई है और ये सब चीज़ें। और जब वहाँ सांस नहीं आती थी, ऑक्सीजन नहीं होती थी और दम घुटता था, तब मुझे रियलाइज़ होता था कि दिल्ली में प्लेन्स पर कितना आसानी से ऑक्सीजन अवेलेबल है। प्राणवायु की इम्पोर्टेंस मुझे पता चली जब 26,000 फीट के ऊपर। ये सब मैंने सीखा माउंटेनियरिंग से। तो ये थी मेरी कहानी, एक छोटे से गांव से माउंट एवरेस्ट तक के सफ़र की। सीख यही है कि बिना हार्ड वर्क और बिना स्ट्रगल के कुछ भी हासिल नहीं होता। एक एक बूंद पसीने की लगती है, तब कहीं जाकर माउंट एवरेस्ट फतेह होता है। वो कहते हैं ना, सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना भी सीखो। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। It is said that when you educate a woman, you educate an entire generation. नारी सशक्तिकरण पर ये पंक्तियाँ हमारे दिल को जोश और हिम्मत से भर देती हैं। ऐसी ही हिम्मत भरी कहानी अभी हमने सुनी जोश टॉक्स पर और हमें उससे काफ़ी प्रेरणा भी मिली। ऐसी ही कहानी है लक्ष्मी जी की, जिन्होंने CS करके बड़े शहर में वो आए जॉब का सपना लेके, पर उन्हें यहाँ जॉब नहीं मिल पाई। पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, जोश के साथ उन्होंने कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम किया और आज एक बड़ी कंपनी में वो काम कर रही हैं। आज की महिला दुनिया के साथ कदम से कदम मिला रही है। चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, अब हमें उड़ने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, अगर कुछ रोक सकता है तो वो है सही स्किल का ना होना। लेकिन अब जोश के साथ हमें कोई डर नहीं। लक्ष्मी जी की ही तरह कई स्टूडेंट्स जैसे कि वैशाली जी, नीला, प्रणाली, आरती और उषा जी ने मिलके जोश स्किल्स के साथ विभिन्न स्किल्स जैसे कि स्पोकन इंग्लिश, कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, फाइनेंस, बिजनेस बिल्डिंग सीखकर आज अपनी अलग पहचान बनाई है। अब स्पोकन इंग्लिश की ही बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप लाखों स्टूडेंट्स के साथ डेली बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं टू बिकम फ्लुएंट इन इंग्लिश कम्युनिकेशन। एक सेफ, स्मूथ एक्सपीरियंस और जोश के विश्वास के साथ। Every powerful woman has one thing in their heart, and that is Josh. Now you can also become successful by keeping Josh in your heart and in your phone. आज ही अपने जैसे लाखों स्टूडेंट के साथ भारत के नंबर 1 स्पोकन इंग्लिश लर्निंग ऐप जोश स्किल्स ऐप के साथ अपनी इंग्लिश लर्निंग जर्नी शुरू करें। जोश टॉक्स अब Spotify एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट है, जिसके साथ जोश टॉक्स की सभी कहानियाँ ऑडियो फॉर्मेट में अपलोड होंगी केवल Spotify पर। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप जोश टॉक्स पॉडकास्ट को फॉलो कर सकते हैं और सुन सकते हैं ऐसी कई प्रेरणादायक कहानियाँ सिर्फ Spotify पर।